तो जेएनयू में पढ़ाई होती है, लेकिन आज पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जेएनयू में लड़ाई ज्यादा होने लगी है। और उसी लड़ाई की वजह से आज हम आपके सामने जेएनयू में जंग और जांच का पूरा सच लेकर आए हैं। यकीन मानिए, जेएनयू में हिंसा से लेकर उस हिंसा के पीछे की सारी सियासत का सच आपके सामने आ जाएगा। सुरक्षित जेएनयू में आपका स्वागत है। बदले हुए जेएनयू में जरा संभल कर। लाठी डंडों और नकाबपोशों वाले जेएनयू में नया संग्राम। 5 फरवरी के बाद से 11 जनवरी के बीच 6 दिन में कितना बदल गया है जेएनयू। 5 जनवरी को कुछ नकाबपोशों ने जेएनयू हॉस्टल में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया, जिसकी वजह से कई छात्र और टीचर्स बुरी तरह घायल हो गए। इसमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष लहूलुहान हो गई थी। 10 जनवरी को दिल्ली की क्राइम ब्रांच 9 लोगों के नाम उजागर करती है। पुलिस दावा करती है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है। वो लेफ्ट समर्थित छात्रों को आरोपी बता रही है। ये सब कुछ हुआ तो 11 जनवरी को जेएनयू में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। जनवरी के बाद से जेएनयू का माहौल काफी बदल गया है। छात्रों में गुस्सा, आशंका, आक्रोश और कई सवाल है। पुलिस की सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई है, लेकिन तनावपूर्ण शांति जैसे हालात हैं। किसी तरह के भी प्रदर्शन पर रोक है। अब बदला हुआ जेएनयू ऐसा दिखता है, जहां छात्र बेखौफ होकर तरक्की के विषयों की चर्चा की बजाय तकरार पर चुपचाप तरीके से गुटों में चर्चा करते नजर आते हैं। बहरहाल छात्रों से ज्यादा वीसी पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट समर्थित छात्र उन्हें ही हिंसा को हवा देने का आरोपी मान रहे हैं। वीसी ने छात्रों से बात की। वो चाहते हैं कि हालात सामान्य हो जाएं, जबकि लेफ्ट चाहता है कि वीसी बाहर हो जाएं तो हालात खुद ब खुद सामान्य हो जाएंगे। We have not been called for any meeting by the Vice Chancellor, and I was not even aware of any kind of such meeting. Exactly that is the problem. The first attack on the democratic fabric comes when there is a complete communication shutdown, which is happening within our campus, that the Vice Chancellor doesn't want to talk. The Vice Chancellor is selective and biased, and that is exactly we are pointing out from JNU SU also. I would like you to be the representatives for the rest of the university. Please go back and tell the rest of the student community that we should all work together so that the university functions in a normal way. जेएनयू कैंपस का दायरा जितना बड़ा है, यहां से जुड़ी सियासत का दायरा उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। ये 3 तस्वीरें इसी की गवाह हैं। आयशी घोष लेफ्ट समर्थक छात्र नेता हैं, तो उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से दिल्ली के केरल हाउस में मुलाकात की। जाहिर है आगे की मौजूदा रणनीति और जेएनयू में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई होगी। दूसरी तस्वीर राम माधव की है, जो एबीवीपी के साथ हैं। वो जेएनयू हिंसा में एबीवीपी के हाथ से इनकार करते हैं। तीसरी तस्वीर तिरुअनंतपुरम की है, जहां केरल के छात्र यूनियन के लोगों ने राजभवन को घेरने की कोशिश की, तो उन्हें वाटर कैनन के जरिए रोका गया। केरल से जेएनयू की लेफ्ट विंग को काफी समर्थन मिल रहा है। 5 जनवरी से लेकर अब तक हिंसा और हंगामे के बीच सवाल अब भी वही है, या यूं कहें कि अब जेएनयू को लेकर सवाल कई हैं। क्राइम ब्रांच से हिंसा के दोषी पहचाने गए तो गिरफ्तारी का सवाल, एबीवीपी से
हिंसा के असली गुनहगार एबीवीपी के लोग हैं। सवाल लेफ्ट से, जेएनयू में हिंसा लेफ्ट समर्थकों ने की। सवाल वाइस चांसलर से, पुलिस के बावजूद इतनी हिंसा कैसे हुई। सवाल पुलिस से, कुछ गुंडों से छात्रों को क्यों नहीं बचा सके। सवाल जेएनयू के छात्रों से, वो अपनी तरक्की चाहते हैं या तकरार। जैसे जैसे हर सवाल का सच्चा जवाब मिलता रहेगा, वैसे वैसे जेएनयू बेहतर से बहुत बेहतर होने लगेगा। मनोहर केसरी के साथ अरुण धाता, इंडिया न्यूज, दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि अगर जेएनयू में कुछ भी होता है तो उसे लेकर देश भर में सियासत क्यों होने लगती है? हमारी अगली रिपोर्ट आपको जेएनयू में टकराव के बहाने सरकार के खिलाफ एजेंडे वाली सियासत का सच बताएगी। यूं तो हिंसा का कोई और पहलू हो नहीं सकता। लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक देश में हिंसा का कोई समर्थक हो नहीं सकता, लेकिन जेएनयू में हिंसा के कई पहलू हैं। ये 4 तस्वीरें आपको समझाएंगी कि जेएनयू हिंसा के जख्म कितने गहरे और दूरगामी नतीजों वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता दौरे पर थे तो पश्चिम बंगाल की रहने वाली आयशी घोष ने गो बैक मोदी के नाम से ट्वीट किया। जेएनयू हिंसा के लिए पीएम की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। ऐसा इसलिए क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस नेता जेएनयू हिंसा को लेकर एबीवीपी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। वहीं एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन में हिंसा में एबीवीपी के लोगों को बेनकाब करने का दावा किया है। वहीं एबीवीपी ने अपने दामन को बेदाग बताने के लिए जेएनयू हिंसा के खिलाफ डीयू कैंपस में अहिंसा का संदेश देने वाला मार्च निकाला। ये सब तब हुआ जब क्राइम ब्रांच ने कुछ एबीवीपी और ज्यादातर लेफ्ट समर्थक छात्रों पर हिंसा के आरोपी होने का दावा किया। अब एक बार फिर लौटते हैं जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष पर। उनका ये ट्वीट आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जेएनयू में हुई हिंसा के विरोध में पीएम का पश्चिम बंगाल में बहिष्कार करने की अपील कर दी। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील करती हूँ कि वो पीएम मोदी का विरोध करें। उन्होंने आपकी बेटी को चोट पहुँचाई है। ऐसे लोगों का पश्चिम बंगाल में स्वागत नहीं होना चाहिए। #Go back Modi from बंगाल। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर जेएनयू हिंसा को लेकर सियासी हवा का जोर जारी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा की जांच को लेकर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जो दावे किए हैं, उनमें राइट और लेफ्ट दोनों ही छात्र शामिल हैं। यही 4 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये लोग, मतलब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, इनकी तस्वीरें भी हमने कुछ आइडेंटिफाई किए। ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहां जाके अटैक किया और दे वर मफल्ड फेसेस। जेएनयू में हिंसा वामपंथी और उनके समर्थक लोगों का षड्यंत्र था। जेएनयू में दशकों से लेफ्ट वालों के आतंक से हजारों विद्यार्थी प्रताड़ित रहे हैं। आज जो खुलकर हिंसा देखने को मिली वो भी उसी की एक पराकाष्ठा थी। हिंसा, हमले, आरोप और प्रत्यारोप के बीच जेएनयू से बिल्कुल नई खबर आई है। दिल्ली पुलिस ने जेएनयू कैंपस में हिंसा की साजिशें और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए अहम जांच की अपील की है। वसंत कुंज थाने के इंस्पेक्टर ने जेएनयू प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। जेएनयू प्रशासन से हॉस्टल्स की जांच करने की अपील की है। वार्डन की निगरानी में हॉस्टल्स की जांच की जाएगी। जेएनयू हॉस्टल्स में रहने वालों की पहचान की जाएगी। हॉस्टल्स में कोई भी बाहरी गैर जरूरी गेस्ट नहीं रुकेंगे।
जिसके कमरे में बाहरी या गैर जरूरी गेस्ट रुके तो कार्रवाई होगी। बाहरी छात्र या गैर जरूरी गेस्ट की सूचना सीधे पुलिस को दी जाएगी। इस चिट्ठी का साफ मतलब ये है कि अब जेएनयू में किसी भी बाहरी छात्र, किसी छात्र के दोस्त या रिश्तेदार और गैर जरूरी मेहमानों का स्वागत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस और जेएनयू प्रशासन इस कोशिश में है कि कैंपस में 5 जनवरी को हुई घटना समेत हर तरह की अशांति फैलाने वाली गतिविधियों को रोका जा सके। जेएनयू से मनोहर केसरी और अरुण घाटा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जेएनयू में हिंसा और मुद्दों की जंग से जुड़ी तमाम तस्वीरें आप जो छोटे पर्दे पर देख रहे हैं, लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जेएनयू की जंग बड़े वाले पर्दे में भी रंग जमा चुकी है। जी हां, जेएनयू में टकराव का सीधा असर बड़े पर्दे पर पड़ रहा है। कैसे? रिपोर्ट देखिए। मालती जी, आप अपना चेहरा दिखाएंगी ताकि पब्लिक को इस हिंसा की गहराई दिख सके। इट्स इम्पोर्टेंट कि मालती अब सिर्फ अपना नया चेहरा देखे सर्जरी के बाद। सूबेदार तानाजी मालुसरे। I think that anybody who has read the news knew where you're going to stand, knew that you're going to stand with people who wanted the destruction of India, knew that you're standing with people who celebrate every time a CRPF Jawan is killed. She knew that she's standing with people. यही 4 ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। स्टूडेंट्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन। ये लोग, मतलब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा इनकी तस्वीरें भी, हमने इसको आइडेंटिफाई किए। ये लोग ने जाके पेरियार हॉस्टल जो है वहां जाके अटैक किया और जो मफल फेसेस और उसमें सब मेंबर्स ऑफ द राजनेता के बारे में बताएंगे जिसके आप बोलने के काम से आप ज्यादा प्रभावित हों। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। पादुकोण का सवाल है। मैं मानती हूँ कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी वन साइडेड। आप तहकीकात कीजिए कि जिन लोगों को आप समर्थन देने जा रहे हैं, क्या वो सही में गुनहगार हैं या वो आंदोलन कर रहे हैं या वो सिर्फ पीआर स्टंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बॉलीवुड के स्टार्स एक रोल मॉडल हैं, और रोल मॉडल जब समर्थन देने जाते हैं तो किन को दे रहे हैं और कौन से मुद्दे पे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो पब्लिसिटी पाने के लिए गई है या अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए गई है, तो मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानता हूं। आपको याद होगा कि पद्मावत के समय भी बहुत विवाद हुआ था। और आइए अब आपको जेएनयू हिंसा और उससे जुड़े हर पहलू का सच बहुत सरल और सीधे शब्दों में दिखाते हैं, ताकि आप जेएनयू हिंसा से जुड़ी खबरों को लेकर बिल्कुल भी गुमराह न हो। 1 जनवरी से 5 जनवरी तक सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन होना था। यहीं से जो सारा झगड़ा था उसकी शुरुआत हुई थी। एसएफआई, आयसा, एआईएसएफ और डीएसएफ द्वारा आज छात्रों को रोकने का आरोप है कि इन लोगों ने छात्रों को रजिस्ट्रेशन से रोकने की कोशिश की। रजिस्ट्रेशन से जब रोका गया तो इस दौरान कई छात्र जो रजिस्ट्रेशन करा रहे थे उनका गुस्सा भड़क उठा। रजिस्ट्रेशन से रोकने वाले महंगी फीस का विरोध कर रहे थे। काफी वक्त से जो डिस्प्यूट है फीस को लेकर, ये जेएनयू में चल रहा है। महंगी फीस का विरोध नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन बन गया था, क्योंकि उस दौरान सीएए भी आया था, तो वो दोनों मुद्दे एक जैसे एक हो गए थे।
इधर 5 जनवरी को पेरियार साबरमती हॉस्टल में कुछ नकाबपोश घुस आए, उन्होंने लाठियां बरसाई, हिंसा की। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए थे। अब क्राइम ब्रांच का यह दावा, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कि हिंसा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, यानी कि जो हिंसा 5 जनवरी को हुई थी उसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्लानिंग की गई थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें दावा किया कि नकाबपोश जो थे उनको अच्छे से मालूम था कि उन्हें किस कमरे में जाना है, यानी कि निशाना किसको बनाना है, ये अच्छे से वो नकाबपोश लोग जानते थे। क्राइम ब्रांच ने यह भी दावा किया कि 35 से ज्यादा गवाहों के आधार पर उनकी जांच अभी चल रही है और बहुत सी चीजें सामने आना बाकी है। पुलिस ने साजिश रोकने के लिए हॉस्टल की जांच की अपील की है। पुलिस कह रही है कि अब हम हॉस्टल की जांच करेंगे, सुरक्षा जांच वहां पर की जाएगी। साथ ही वार्डन की निगरानी में हॉस्टल के सभी कमरों में दिल्ली पुलिस जाएगी और फिर वहां पर अच्छे से चेकिंग करेगी, जांच करेगी कि कोई आपत्तिजनक सामान तो वहां पर नहीं है। इधर हॉस्टल से बाहरी छात्रों और गैर जरूरी लोगों को बाहर किया जाएगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हॉस्टल में जो बाहरी छात्र हैं वो आकर रह जाते हैं। ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स न रहे हॉस्टल में, इसकी जांच करेगी दिल्ली पुलिस। इधर 13 जनवरी से पढ़ाई संबंधित सभी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि कोशिश पुलिस की है कि जो अभी एक तरह से अखाड़ा बना है जेएनयू, वो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए।